हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 15 है और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में शुरुआत होती है कि इसके जो 6 न्यूमेरिकल है, रीडबर्ग जो फॉर्मूला है या बाल्मर सीरीज के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी पे, और इन्हें इस चैप्टर की बैकबोन कहा जाता है। तो अगर आपने ये न्यूमेरिकल समझे तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। ये तो बात क्लियर है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। ये आपकी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 10 है। ये है आपकी प्रॉब्लम 10। ठीक है, यहाँ से करते हैं शुरुआत। तो प्रॉब्लम 10 को निकालते हैं। क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी, ये आपका प्रॉब्लम 10। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दो चीज़ बतानी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, ऑफ ए फोटोन एमिटेड। एमिटेड के नीचे अंडरलाइन जैसे इसने कर रखी है, अंडरलाइन कर लो। ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन होता है अगर आप एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हो तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है? फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया, हाइड्रोजन एटम है। अब देखो एक बार ध्यान से, एक बार अच्छी तरह से इस ट्रांजिशन को समझ लो। इसे ट्रांजिशन बोलते हैं हम। जैसे मान लो आपके पास ये एटम है, इस तरीके से जो एटम है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन पहली शेल से तीसरी शेल में चला गया, एरो साफ साफ दिख रहा है आपको, तो बताओ इसे आप क्या कहोगे? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है या एमिट करके गया है? सोचो। आंसर आता है एनर्जी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करके गया है ये। ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है और वो इससे सेकंड सेल में आता है इस तरीके से, तो बताओ ये कैसे आया? ये एनर्जी एमिट करके आया है या एब्जॉर्ब करके आया है? तो आंसर आया ये एनर्जी एमिट करके आया है। ठीक है ना। तो दो ही चीज़ होती हैं, या तो एनर्जी एमिटेड होती है या एब्जॉर्ब्ड होती है। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, एमिट करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब एमिट होती है। और इस यहाँ मान लो, यहाँ मान लेते हैं इस पहली शेल में इसकी एनर्जी है 3, यहाँ एनर्जी है 5। तो बताओ यहाँ से एनर्जी जो जंप होके यहाँ गई है तो कितनी एनर्जी और चाहिए जो ये जंप हो? या फिर कह सकते हो डेल्टा ई बताओ क्या है? तो हम कहेंगे 5 - 3 यानी 2। बस इसी को डेल्टा ई बोलते हैं। डेल्टा ई का फार्मूला भी वही होता है, एच न्यू, जो ई का था, प्लैंक ने जो बताया था। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारा जो खेल है वो आप समझ जाओगे और क्या है ये भी समझ जाओगे। तो पैटर्न को करते हैं शुरू। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा 2.10 आपकी एनसीईआरटी का, और न्यूमेरिकल जो है वो तो आपने रीड कर ही लिया होगा। शुरुआत करते हैं अब इस चैप्टर की और न्यूमेरिकल की। हमारे टारगेट पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं और वो किस किस तरह से कैसे कैसे हम आंसर निकालने वाले हैं, सारे के सारे देखना एक बार। पहला न्यूमेरिकल तो मैंने लिख ही दिया है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। उन्होंने कहा है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मैंने कहा था कल लास्ट क्लास में कहा था कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं हमारे पास, उनमें से आपने 3 न्यूमेरिकल के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं और आप 3 तरीके से आंसर निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है, आप 3 तरीक़ों से आंसर निकाल सकते हो। तो उन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी बताओ, उन्होंने पूछा है लैम्डा भी बताओ। दो चीज़ पूछी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? फिफ्थ से सेकंड में गया। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड में गया। फिफ्थ से, समझना मैं चीज़ क्या लिखने वाला हूँ, सेकंड में गया। ठीक है, मैंने यहाँ N1 N2 कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सारा खेल समझ जाओगे आप, देखते रहना क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो 3 तरीके से आंसर निकाल सकते हो आप, 3 तरीके से। पहला तरीका सबसे आसान जो हमने रीडबर्ग का पढ़ा था, क्या था? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है भाई? 1.09677 10 की पावर क्या? 7, 1/n1² माइनस 1/n2²। याद आ गया होगा, पर मीटर।
यही था फॉर्मूला। अब सोचो हमें क्या निकालना है, लैम्डा। लो निकल गया लैम्डा, क्योंकि ये तो इसके बराबर होता है ना लैम्डा। सारी वैल्यू को अगर मैं रख दूं तो 1.09677 इंटू 10⁻7। जो बेचारे मासूम बच्चे हैं वो कर देंगे यहाँ गलती, वो यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि 5 से इलेक्ट्रॉन 2 में गया है, उनको तो यही लगेगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट क्लास में कि वेव नंबर का जो फॉर्मूला है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या? वो हमेशा बोलेगा कि n1 की जो वैल्यू है, अलग कलर से लिख रहा हूँ इसको, कितनी खास है, n1 की जो वैल्यू है ये छोटी होनी चाहिए n2 से, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। जो बेचारे मासूम बच्चे हैं वो तो फंसे पड़े हैं, उनको तो ये 5 से 2 ही दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन ये इतना आसान खेल नहीं है जितना वो समझ पाएंगे, आपके लिए आसान है, ठीक है। 5 से, अब बताओ n1 ये है, n1 क्या वैल्यू लोगे, छोटी या बड़ी, करो डिसाइड। छोटी 2 और यहाँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर आप बड़ी वैल्यू यहाँ ले लेते तो होता क्या, अब मान लो 5 यहाँ लिख देते, 2 यहाँ लिख देते, तो होता क्या, आंसर, आपका आंसर नेगेटिव आ जाता। और वेव नंबर कभी नेगेटिव नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ से 1.09677 इंटू 10⁻7, ये एलसीएम आ गया इनका 100। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये 25 माइनस 4 तो 21/100, और इसको सोल्व करेंगे 1/λ यहाँ चल ही रहा है, ठीक है ना, 1/λ भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से पूरा ये हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 21/100। पावर कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू विल गेट लैम्डा 4.34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि आपने मीटर वाला केस लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो अपने आप इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि आप लैम्डा निकाल रहे हो, याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो पर मीटर का मीटर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आता है आपका लैम्डा, ये आपका आ गया लैम्डा की वैल्यू। और क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो भाई, लैम्डा ही आ गया तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, c/λ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है 4.34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर कैंसिल आउट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आप निकालोगे वो आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। और फिर से मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन से ज़्यादा हम इस पर जो फोकस करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो है c/λ से आप निकाल लेना कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी इसकी, किस में आ जाएगी, पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको निकाल सकते हो। और अगर मैं पूरा इसको देख के लिखूँ तो ये आ जाएगी 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या 14 पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आप कहोगे कि चलो ये तो चलो मान लिया, हो गया क्वेश्चन खत्म, और क्या क्या तरीके थे इसके, तो देखो ध्यान से। दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका था, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये रहा, लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी का, ये सीधा सीधा फॉर्मूला ये रहा पूरा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, यही लगा दो, सीधा आंसर वही आएगा। तो जैसे ही आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्या था भाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 3.29 इंटू 10⁻15 1/n1² माइनस 1/n2²। अभी भी आप क्या ध्यान दोगे, फ्रीक्वेंसी में भी n1 की वैल्यू छोटी होती है, तो यहाँ आपका 2², यहाँ आपका 5², और अब आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी क्या, 6.91, जो ऊपर आई थी 10⁻14 पर सेकेंड। अब लैम्डा कैसे निकालोगे भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, c/फ्रीक्वेंसी, और ये c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने निकाली है 6.91 10⁻14, और यहाँ से फिर से लैम्डा आ जाएगा हमारा क्या, 4.34 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा तरीका, ठीक है।
और भी तरीके अगर आप देखना चाहते हो, तीसरा तरीका एक ही क्वेश्चन को करने का, हालांकि मैं इसके जो बाद वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको तो मैं करवा दूँ, तो तीसरा तरीका देखो ये इसी क्वेश्चन को करने का, किसको, प्रॉब्लम 2.10 को एक ही कोई करने का, क्या आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, डेल्टा ई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो हमने डिराइव कर रखा है ये, लेकिन आपको सीखना होगा कि ये एब्जॉर्प्शन का केस है या एमिशन का केस है। वैसे तो आप इतना तो समझ ही गए हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में आ रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में आ रहा है तो क्या कहोगे इसको, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है क्या कहोगे, एमिशन, एनर्जी लॉस करके ही आ सकता है वो फिफ्थ से सेकंड में। अच्छा, सेकंड से फिफ्थ में जाना हो तो एनर्जी गेन करके जा सकता है वो, यानी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब वो फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर हम देखें तो साफ बोल रहा है फ्रॉम फिफ्थ टू सेकंड सेल, और एमिशन नाम भी बोल दिया जिसके नीचे हमें अंडरलाइन की है, तो ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। अब तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ये रहा क्या है, 2.18 इंटू 10 की पावर 18, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 18, दिस इज़ 1/n1 स्क्वायर, दिस इज़ 1/n2 स्क्वायर। अब बात आती है, क्या आपको n1 और n2 की नॉलेज है, ये देखो एमिशन वाला केस है तो ये होगा, n1 ग्रेटर होगा, n2 स्मॉलर होगा, इस केस में n1 ग्रेटर हो जाएगा, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 18, ये आ गया 1/5 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। पूरा सोल अगर आप करोगे तो यहाँ डेल्टा ई आएगा, माइनस माइनस आ जाएगा। आप क्वेश्चन को, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन को कर भी देता हूँ, 2.18 10 की पावर 18, ये देखो एलसीएम 100 हो गया, यहाँ क्या आ गया आपकी बार 4 माइनस 25, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 18, ये देखो आ गया ना नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब है ये आ गया आपका 4.58 इंटू 10 की पावर -19 जूल, लेकिन एनर्जी तो पूछी नहीं है इन्होंने। हाँ, एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5 से सेकंड सेल में आता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमें तो क्या निकालना है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, प्लैंक के हिसाब से हमें न्यू निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। अब कई बच्चे क्या करते हैं, डेल्टा ई की जगह माइनस वैल्यू लिख देते हैं, 4.58 इंटू 10 की पावर -19। भाई तो माइनस क्यों लिख रहे हो, वो डेल्टा ई है, उसे चेंज इन एनर्जी बोलते हैं, और माइनस साइन सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज होगी, वो यही पूछ रहा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी रिलीज होगी। तो यहाँ माइनस को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। एच प्लैंक कांस्टेंट जो होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और पूरे को सोल्व करोगे अगेन फिर से वही, आपको 6.91 10 की पावर 14 हर्ट्ज या पर सेकंड, ये आंसर आ गया। फिर से न्यू इजिकल टू सी बाई लैम्डा, फिर से वही सी की वैल्यू पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी पुट कर दो, फिर से 4.34 10 की पावर -10 मीटर। तो कुल मिला के आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीकों से आंसर निकाल सकते हो। जो चीज़ दूसरों के लिए एक तरीके से भी मुश्किल है, ये आपके सामने तीन तरीक़ों से आसान है, ठीक है ना। तो बी कॉन्फिडेंट, आपको सारे के सारे जो न्यूमेरिकल हैं बहुत आसान लगने वाले हैं। एक और न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं अपनी सीरीज़ के। तो अगला न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको, आपकी एनसीईआरटी का 13 एक्सरसाइज 13 पे आते हैं। तो ये है आपका एक्सरसाइज 13, ये देखो ये एक्सरसाइज 13 है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, थोड़ा सा ब्लर है, काम चल जाएगा। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा पूछ रखा है, एमिटेड के नीचे अंडरलाइन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन आ गया, ट्रांजिशन क्या कहाँ है, फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 से सेकंड, अब की बार 4 से सेकंड में है, पहली बार 5th से सेकंड था, अब की बार 4 से सेकंड है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सरसाइज का कौन सा, 2.13। पहली बार ट्रांजिशन कहाँ था, 5th से सेकंड, अब की बार 4 से सेकंड। यार ये तो और भी आसान हो गया, एमिटेड का केस है, लैम्डा
यानी इस पे टैग मार्क लगता है होमवर्क, क्योंकि बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया। 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आंसर मेरे पास सेंड करना, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तो आसान था और बिल्कुल सेम वही पैटर्न का मिला। तो आगे चलते हैं, अब की बार आपकी एनसीईआरटी का 17 क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। एनसीईआरटी 17 ये आ गया क्वेश्चन अब की बार। ये क्वेश्चन है 17, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट वेव नंबर, ओके, रीडबर्ग वाले से, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के नीचे अंडरलाइन, ये क्लू है जिससे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, देखो कितनी तरीके से बोल दिया बाल्मर सीरीज। अभी अभी जो 2 क्वेश्चन थे उन पर लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो वो प्रॉब्लम का, और एक अभी अभी हमने ये वाला 2.13 मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने लगा रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इनको तो छोड़ना मत भाई, ये देखो इन्होंने लगा रखा है जिसका भी ये बुक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है 17। तो इसने क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला और बाल्मर सीरीज जो है वो क्लू दे दिया इन्होंने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये देखो अब की बार हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का 2.17, ठीक है। इन्होंने क्या हिंट दी है हमें, एक तो हिंट दे दी बाल्मर सीरीज, अच्छी बात है। बाल्मर सीरीज आते के साथ एक बात आपके दिमाग में जो आनी चाहिए वो है कि n1 की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। n1 की वैल्यू 2 आएगी और n2 की वैल्यू क्या आएगी ये अता पता नहीं है, बस इतना बोल दिया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आनी चाहिए। चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। क्या है, वेव नंबर इज इक्वल टू, क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻⁷, और ये है n1² माइनस n2²। जो रीडबर्ग फॉर्मूला है इसमें हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, RZ², आपको याद होगा RZ²। चलो आपको मैं इसी क्वेश्चन में एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या था, RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। मेन फार्मूला तो यही था ना, RZ² लगा दो। तो R की वैल्यू तो यही होती है, ये आपके सामने 10⁻⁷ तक है। Z होता है एटॉमिक नंबर। चलो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं एटॉमिक नंबर क्या रहेगा। तो देखो, कैलकुलेट वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू होती है हाइड्रोजन में 1। तो अगर आप Z की वैल्यू को इस मेन फॉर्मूले में अगर रख दो, Z की वैल्यू को 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ R की वैल्यू ये आ गई। तो भाई ये रीडबर्ग का बड़ा पॉपुलर फार्मूला है। रीडबर्ग एक स्विट्ज़रलैंड में रहने वाला साइंटिस्ट था, बहुत कमाल का साइंटिस्ट। स्विस जो वर्ड है वो स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड से ही आया हुआ है। स्विस वर्ड आते के साथ भाई मेरे दिमाग में तो जो आता है वो आता है, आपके दिमाग में क्या आता होगा पता नहीं, मेरे दिमाग में जो आता है वो आता है वॉचेस की ब्रांड। सारी ब्रांड जो हैं, आप रोलेक्स का नाम लो, आप जो राडो है, राडो, रोलेक्स, टैग हियर, टीसॉट, ठीक है ना, ओमेगा, ये सारी जो ब्रांड हैं वॉचेस की, बहुत महंगी महंगी ब्रांड है, वो वो स्विट्ज़रलैंड की हैं कुल मिला के, ठीक है। उम्मीद है आप भी सारी ब्रांड जो हैं वो महंगी से महंगी ब्रांड पहनोगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है, 1.09677 ये ब्रांड पहनने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट जो हैं जो गूगल में है, सैमसंग में है, वो इन ब्रांड को पहनते हैं और वो कभी कभी मिलने आते हैं तो वो दिखाते भी हैं कि सर ये स्विट्ज़रलैंड की जो स्विस ब्रांड है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, ओके ये आ गया। तो 1/λ इज इक्वल टू इस जो वैल्यू है, अब देखना एक बार ध्यान से, एक लाइन जो है वो पॉपुलर लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, अब उसको ध्यान से समझियो। फॉर लैम्डा टू बी लॉन्गेस्ट, देखो लैम्डा क्वेश्चन में कहा है लॉन्गेस्ट आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। फॉर, अब बताओ इन दोनों के रिलेशन को देखकर, फॉर लैम्डा टू बी लॉन्गेस्ट
इस बात पे ध्यान देना भाई, ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ मास्टरपीस है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो कंफर्म है कि स्कूल में आएगा, अब ये कंफर्म नहीं है किस स्कूल में आएगा, लेकिन 25 में से 15 स्कूल इस क्वेश्चन को ज़रूर देते हैं। आज के तो लगभग सारे क्वेश्चन खास हैं। और लैम्डा टू बी लॉन्गेस्ट, ये लैम्डा लॉन्गेस्ट है तो वेव नंबर क्या होना चाहिए, वेव नंबर शुड बी शॉर्टेस्ट, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वेव नंबर आपका छोटा आना चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर n2 की वैल्यू अब पता लग गई क्या होगी, n2 शुड बी, बताओ क्या, n2 की वैल्यू क्या, या तो 3 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी होगी, या तो 3 होगी या इन्फिनिटी, इन दोनों में से एक चीज़ यहाँ लिखनी है हमें। n2 क्या होगी, 4 5 से कोई मतलब नहीं है, तो देखते हैं, पहले 3 रख के देखते हैं, फिर एक और वैल्यू रख के देखेंगे और देखते हैं क्या फ़र्क है। देखो n बाई, यहाँ अगर यहाँ तो 2 है तो फिक्स है, माइनस में अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो जो आंसर आएगा वो देखो क्या आएगा, 36, 9, 4, 5/36 आ गया। अब एक बार इसमें 3 से थोड़ी ज़्यादा भी रख के देख लो, 3 रखें या 3 से ज़्यादा रखें, ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन है। तो रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, तो जैसे ही 4 रखी 16, 3/16। अब आपको ये देखना होगा इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, 5/36 दोनों की मैं वैल्यू को बता देता हूँ, ताकि आपको जो इस क्वेश्चन का मेन मकसद है वो पता लग जाए कि यार ये पूछना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ठीक है। हमारा जो वेव नंबर है वो क्या आना चाहिए, ये मिनिमम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। वो किससे आएगा, 3 से आएगा या फिर इससे ज़्यादा वैल्यू रखने के बाद आएगा, वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 5/36 होता है 0.13, ये होता है 0.13, ठीक है। एक बार इसका और देखते हैं, 3/16, 3/16, ये देखो कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ये आ गई आपकी 0.18। तो हमें क्या लाना है, इस वेव नंबर की वैल्यू, ये तो मल्टीप्लाई होगी, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। तो वेव नंबर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रूल के हिसाब से शॉर्टेस्ट आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब शॉर्टेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 4 आई तो ज़्यादा आई, 5 आएगी और ज़्यादा आ जाएगी, 6 आएगी और ज़्यादा आ जाएगी, 7 आएगी और ज़्यादा आ जाएगी, कुल मिला के सबसे कम तभी आएगी जब ये 3 हो। तो पता लग गया, देयरफॉर n2 शुड बी 3, पता लग गया यहाँ पे n2 क्या होना चाहिए, शुड बी 3, ये होना चाहिए, ठीक है। अब तो खेल ख़त्म ही हो गया। जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की वो इन 2 लाइनों में है, जिनको ये 2 लाइन समझ में आ गई वो इस क्वेश्चन के 3 नंबर ले गया, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो आंसर को करेंगे 1.09677 इंटू 10⁻7, 1/2², 1/3²। पूरा सॉल्व करने के बाद जो वेव नंबर आया है, जो पूछा है उन्होंने, वो आ गया 1.523 10⁻6 पर मीटर। दिस इज़ योर क्वेश्चन। ये था, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आपको इतना इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके, तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब की बार जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है आपका 33, एक्सरसाइज का 33, एक और मास्टरपीस। ये देखो, ये सारे ब्रांडेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वो स्विस वॉचेस की तरह। तो 2.33 क्या है, व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ट्रांजिशन क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल में जाए, 4 से 2, 5 से 2, 2 से 3, 4 से 3, इस तरीके से, तो इसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड हैव द सेम वेवलेंथ, अंडरलाइन करो सेम वेवलेंथ, ये कुछ सबूत हैं,
एज बाल्मर, बाल्मर पे अंडरलाइन कर दो, पता लग गया एन की वैल्यू, N1 की वैल्यू 2 है। और अब की बार उन्होंने बोल दिया हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। वो कह रहा है हाइड्रोजन का ट्रांजिशन बताओ, हीलियम की ट्रांजिशन हमने बता दी। देखो और इसकी शुद्ध हिंदी क्या बोलूँ मैं, वो कह रहा है कि He हीलियम पॉजिटिव की ट्रांजिशन है 4-2, तो बताओ हाइड्रोजन की ट्रांजिशन क्या होगी अगर वेवलेंथ सेम हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें डिवाइड कर देंगे इसको इस तरीके से, ये 2 हिस्से हो गए इसके, और यहाँ लिख देंगे हम दिस इज़ फॉर हीलियम पॉजिटिव, दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन जो हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हीलियम की ट्रांजिशन इन्होंने दे रखी है क्या, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2। ये जो ट्रांजिशन है यही तो हमें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये है आपका 2.33 एक्सरसाइज। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या था भाई, RZ² 1/N1² 1/N2², यही था, यहाँ भी लगा दो। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ RZ² इज इक्वल टू RZ² 1/N1² 1/N2²। ठीक है, तो सोल्व करते करते हम R की वैल्यू तो चलो कांस्टेंट है, तो वेव नंबर सेम वेव लेंथ है दोनों का, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R कांस्टेंट है। Z की वैल्यू यहाँ पर पता लग गई है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम होती है 2², और ये आ गया आपका N1² की वैल्यू यहाँ है। अब बताओ यहाँ पर किसकी वैल्यू, यहाँ 2 रखूँ या 4 रखूँ। अब भी अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती करते रहोगे भाई। वेव नंबर है तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू आई वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 4 R, और यहाँ आ गया आपका एलसीएम ले लो 16, 4 - 1, तो ये आ गया वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू 4 R इंटू में 3/16, काट दो 3R/4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी वही काम करते हैं, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका R। ओके, Z है 1/N1² पता नहीं, N2² पता नहीं। ठीक है, अब ये हम कहेंगे इसे वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R, यहाँ आ गया 1/N1², N2², ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 देखो जरा ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2 क्वेश्चन की वही अंडरलाइन आ गई, सेम वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वेवलेंथ सेम है तो भाई 3R/4 बराबर हो गया किसके, R 1/N1² माइनस 1/N2², इसके बराबर हो गया। R से R अब कैंसिल। अब इस ये 3/4 को कैसे लिख सकते हो भाई आप, ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/1² 1/2², तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, तो हमें पता ये चला कि भाई N1 की वैल्यू, ट्रांजिशन आ गया आपका, N1 की वैल्यू जो आई है वो है 1 और N2 की वैल्यू आई है वो है 2। दिस इज योर ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन। तो आपके सामने एक और मास्टरपीस है, एक बहुत कमाल का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो ये भी हो गया ख़त्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आ गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं। क्या है 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, कितनी एमिशन लाइंस आएंगी व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर वो ड्रॉप करता है तो कितनी लाइन आ सकती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको
अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन अभी बहुत आसान लगेगा। देखो 6 लाइन है, तो 6 लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ ये n1 की वैल्यू जो है ये 1 है, ये n2 एन n2 तो लिखना गलत होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस तरीके से लाइन देखना अब एक बार ध्यान से। n1 की वैल्यू लिखते हैं बस, ये रही। ठीक है, n1 की वैल्यू लिख दी, 1 है, बाकी तो 6 से लेके इलेक्ट्रॉन बताना कैसे आएगा। देखते हैं भाई, अब आप भी थोड़ा सा ध्यान लगाना कैसे आएगा। 6th में इलेक्ट्रॉन है, कैसे आ सकता है? हो सकता है वो 6th से 1 में आए। ठीक है, हो सकता हो पहले तो वो 6 से 5th में आए और फिर 5th से 1 में आए। हो सकता हो पहले 6 से 4 में आए, फिर 4 से 1 में आए। हो सकता हो यहाँ से भी 1 में आ सकता है, यहाँ से भी 1 में आ सकता है। बताओ कितनी लाइन होगी? 1 2 3 4 5, 5 प्लस में। और देखो, हो सकता है वो 6 से 2 में आए। ठीक है ना, 5th से 2 में आए, 4th से 2 में आए, 3 से 2 में आए। कितनी होगी? 4। ओके, हो सकता हो कि वो इसकी 6th की जर्नी बतानी है आपको, ये नहीं कि आपको हो गया 6 से फर्स्ट में आया ख़त्म खेल। ऐसे भी तो हो सकता है 6 से वो 5th में आए, तब भी एक लाइन होगी। ठीक है ना, 6 से 5th में आए तब भी एक लाइन होगी। कई तरह की लाइन होती है। 6 से 2nd में भी आ सकता है, 5th से। कितने ऐसे पैटर्न बन सकते हैं वो पूछ रहा है वो। ठीक है, एक पैटर्न ये भी हो गया आपका, ये 3 तक चले गए ना, 4 तक आ जाओ। 6 से 4 में आए, 5th से 4 में आए। ठीक है ना, 2nd का हो गया, इसमें 6 से 3rd में आए, 5th से 3rd में आए, 4th से 3rd में आए। 3 लाइन ये होगी प्लस में। और देखो और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। लाइन में थोड़ी सी और आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं भाई। 3rd में आए, ठीक है, इसके अलावा 3rd में भी हो गया। 4th पे आ जाओ, 6 से 4th में आए, 5th से 4 में आए, 2 होगी प्लस में। और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं? और एक लास्ट पैटर्न ये देखो, 6 से 5th में आए। ठीक है ना, तो ये पैटर्न बन गया कितना? एक पैटर्न। ऐड करना सभी को, 7 10 15, आपका आंसर है 15। ये 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स बन सकती हैं ऐसी ऐसी। ठीक है, 15 स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेगी। अब आप सोचोगे कि ये रंग बिरंगा डायग्राम आपको एग्ज़ाम में ही बनाना है। नहीं, एग्ज़ाम में आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये तो मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स? ठीक है ना, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। तो कितने पैटर्न वाली लाइन बन सकती है उसकी? हो सकता है 6 से 5th में आए। ठीक है ना, 5th से इतने, तो ऐसे ऐसे टोटल पैटर्न बनते हैं वो ये बनते हैं। तो आपको ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, बाई 2, n(n-1/2). ठीक है ना, कुछ कुछ फैक्टोरियल टाइप का लग रहा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 6, तो 6 6 - 5/2, 6 - 1/2। आंसर क्या आ गया? 5 30/2, आंसर आ गया 15। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते थे इसका। ठीक है, तो ये तरीका था। ये क्वेश्चन था कौन सा आपका? एक्सरसाइज 2.15, एक्सरसाइज 2.15। और मैं कोई भी चीज़ ऐसे मजाक में लिख रहा है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। ठीक है, फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हमारा पैटर्न होता है ख़त्म। क्वेश्चन है 55। देखो एक्सरसाइज का 55, एक और आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। एमिशन ट्रांजिशन इन द पासन सीरीज एंड एट द ऑर्बिट n = 3। जब पासन बोल दिया तो n = 3 की बोलने की ज़रूरत थी ही नहीं, हम समझ गए। स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n से स्टार्ट करें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को इससे,
तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी अगर इफ़ ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर, ये लैम्डा दे दिया इन्होंने, ठीक है। फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम भी बताना है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, इस n की वैल्यू क्या होगी, ओके। और लैम्डा उन्होंने दे दिया है। तो क्वेश्चन में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2.55, और क्या चीज़ गिवन है 3.29 इंटू 10⁻15, यहाँ दे दिया 1/n, n की वैल्यू दे दी 2 स्क्वायर और माइनस में 1/n स्क्वायर। बस आपको n निकालना है। और क्या दिया है क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है लैम्डा, लैम्डा दे रखा है इन्होंने कितना 1284 नैनोमीटर, ये दे रखा है। तो ये तो सिंपल हो गया यार, ये तो सारा खेल, क्यों, क्योंकि लैम्डा आ गया तो ये तो हम कर देंगे इसको c/लैम्डा, c/लैम्डा कर दिया तो खेल ही खत्म हो गया। 3.29 इंटू 10⁻15, ये आ गया आपका 1/4, ये आ गया आपका क्या, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, 3 का स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, तो 9, ये n हमें निकालना है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। 3 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 8, लैम्डा हो गया 1285 इंटू 10 की पावर -9 नैनो के लिए, ठीक है। 3.29 10 की पावर 15, ये आ गया 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8, 1285 इंटू 10 की पावर -9, 3.29 10 की पावर 15 इज इक्वल टू 1/9, 1/9 क्या होता है 0.111 माइनस में 1/n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को सोल्व करोगे तो 0.071 इज इक्वल टू 0.111 1/n स्क्वायर, माइनस की वैल्यू को यहाँ ले आओ 1/n स्क्वायर, 0.111 माइनस 0.071, आंसर क्या आएगा आपका। जैसे इसको माइनस किया तो ये आ गया आपका इस तरीके से, ओके यहीं कर देते हैं। ये देखो 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 0.040, ये क्या है ये, इसको अगर हम ऊपर ले जाऊँ n2 तो 1/0.040, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये 0 तो हटाई दो, ऊपर 100 आ गया, और इसको काटेंगे तो ये n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25, तो n की वैल्यू आएगी 5, n की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। तो आपके ये जो 6 न्यूमेरिकल थे ख़त्म हो गया। एक ही होमवर्क है और आपको ये ज़रूर करना है होमवर्क, किसी भी उसमें उस होमवर्क को छोड़ना मत, ठीक है ना, बहुत ख़ास है वो भी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में न्यूमेरिकल के बाद हम मिलते हैं बोहर मॉडल, नील बोहर नाम का जो साइंटिस्ट था, उसके मॉडल, उसकी ड्रॉबैक, ठीक है, रीजन फॉर द ड्रॉबैक, ठीक है, सब की सब जो मॉडल है कंप्लीट मॉडल पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। मैं KVS, DAV और एक स्कूल और है रुक्मणी देवी शायद इस तरीके से स्कूल करके है कोई, तो उन तीनों स्कूल में एक बार मैंने क्वेश्चन अजीबोगरीब सा देखा, उसमें लिखा था डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन बोहर मॉडल इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो बोहर मॉडल कितना इम्पोर्टेंट है वो कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।